मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिसंबर की वो रात किसी ने याद नहीं रखी सिवाय हर्ष के, और हर्ष ने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की। साल 1987। हर्ष वर्मा, उम्र कोई 32-33 साल, एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। मेरठ में रहता था। तनख्वाह ठीक ठाक थे। जिंदगी एक लकीर पर चलती थी। सुबह दफ्तर, शाम को चाय, रात को रेडियो। कोई शिकायत नहीं थी, कोई खास खुशी भी नहीं। उसकी बीवी सुमन, जो उससे 2 साल छोटी थी और स्वभाव से ज़्यादा समझदार, पहले ही निकल चुके थे। उसके छोटे भाई की शादी थी रामगढ़ में, जो मेरठ से कोई 5-6 घंटे का सफ़र था। सुमन 4 दिन पहले ही चली गई थी ताकि शादी की तैयारियों में हाथ बटा सके। हर्ष को आना था 2 दिन बाद, लेकिन दफ्तर में कुछ फाइलें अटकी थी। बड़े बाबू का मिजाज वैसे भी खराब रहता था, तो उसने 1 हफ्ते की छुट्टी को घसीटते घसीटते आखिरी दिन पर ला दिया। शादी अगले दिन सुबह थी, यानी हर्ष को उसी रात निकलना था। मेरठ से रामगढ़ के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं थी। रास्ता था मेरठ से मुरादाबाद, मुरादाबाद से एक पैसेंजर ट्रेन जो रात को चलती थी और भोर से पहले रामगढ़ के पास के छोटे से स्टेशन कुंडेश्वर हाट पर रुकती थे। वहाँ से गांव कोई 3-4 किलोमीटर। टिकट पहले से कटा था। सुमन ने जाते वक्त हिदायत दी थी, देर मत करना, रात को ट्रेन छूट गई तो कल सुबह की गाड़ी में आओगे और उसमें शादी निकल जाएगी। हर्ष ने कहा था, अरे पहुंच जाऊंगा। वो पहुंचा, लेकिन जिस तरह पहुंचा उसे वो आज तक भूला नहीं। रात के 11:45 बजे कुंडेश्वर हाट पर ट्रेन रुकी कहना भी ज्यादती है। बस एक लम्हे के लिए जैसे सांस ली और चल दी। प्लेटफॉर्म नहीं था, बस एक पत्थर की पटियां थी जमीन पर और एक लकड़ी का बोर्ड जिस पर कुंडेश्वर हाट लिखा था। हालांकि दिसंबर की रात में उसे पढ़ना मुश्किल था। हर्ष उतरा। डिब्बे में और कोई नहीं था जो यहाँ उतरता, बस वही। ट्रेन चली गई और उसके साथ वो मामूली सी रोशनी भी चली गई जो डिब्बे की खिड़कियों से छन छन कर रात पर पड़ रहे थे। हर्ष के हाथ में एक काला बैग था, कंधे पर एक मोटी शॉल और जेब में माचिस। बीड़ी वो पीता नहीं था, लेकिन अंधेरे के लिए माचिस रखना पुरानी आदत थी। उसने चारों तरफ देखा। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो शहर के आदमी को पहले अजीब लगता है, फिर असहज, और अगर थोड़ी देर और रहें तो डरावना। दिसंबर की ठंड वैसी नहीं थी जैसी मेरठ में होती है, शुष्क और कड़कड़ाती। यहाँ ठंड में एक नमी थी, जैसे हवा में कुछ घुला हो। कोहरा नहीं था अभी, लेकिन हवा भारी थी, घनी। दूर दूर तक कोई बत्ती नहीं। उसने सोचा था कि सुमन का कोई भाई या रिश्तेदार शायद उसे लेने आया हो, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था, एक कुत्ता भी नहीं। उसने जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, एक तीली जलाई, पर हवा ने उसे फौरन बुझा दिया। फिर जलाई, फिर बुझी, तीसरी बार जलाई और जल्दी से मुड़ा ताकि हवा ना आए। तो उसने देखा
कि रास्ता एक तरफ से जंगल की ओर जाता था। घने पेड़ जिनके पत्ते इस मौसम में आधे झड़े हुए थे और आधे काले पड़े हुए, और एक पगडंडी मुश्किल से 2 पांव चौड़ी जो उस जंगल में अंधेरे में गुम हो जा रहे थे। रामगढ़ इसी रास्ते से था, वो जानता था, लेकिन अकेले रात के 11:45 बजे। वो रास्ता अब जितना याद था उससे ज्यादा लंबा लग रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, मन में हिसाब लगाता रहा। सुमन के भाई को खबर तो थी कि वो आ रहा है, शायद किसी को भेजा हो, शायद देर हो गई हो, शायद ये शायद वो। तभी पीछे से एक आवाज आई, हर्ष भैया। वो चौंका, पलटा। एक आदमी था, पतला, लंबा, धोती कुर्ता, सिर पर एक मोटी ऊनी टोपी। उम्र का अंदाजा मुश्किल था, अंधेरे में चेहरा साफ नहीं था। हाथ में एक लालटेन थी, जलती हुई। हर्ष ने पूछा कि तुम हो कौन? आदमी ने बताया कि वो सुमन के चाचा की तरफ से आया है। नाम लिया रमेशर। कहा कि बड़े बाबू ने भेजा है लेने को। हर्ष ने राहत की सांस ली। अच्छा, तो कोई आया है। रमेशर आगे आगे चला, लालटेन हाथ में, हर्ष पीछे। जंगल के रास्ते पर पहले कुछ मिनट तक बात होती रही, मामूली बातें, शादी की तैयारी, कितने लोग आए हैं, बारात कब आएगी। रमेशर जवाब देता रहा, छोटे छोटे 1-2 शब्दों में। आवाज धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो। हर्ष को लगा शायद थका हुआ है। रास्ता घना होता गया, पेड़ ऊंचे होते गए। लालटेन की रोशनी बस एक छोटा सा घेरा बनाती थी, उसके बाहर सिर्फ अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा कि हाथ आगे बढ़ाओ तो दिखे नहीं। ठंड बढ़ गई थी। हर्ष ने शॉल और कस ली। रमेशर चलता रहा, एक सी चाल, ना तेज ना धीमी, जैसे रास्ता उसे अंधेरे में भी याद हो। कोई 20 मिनट बाद हर्ष के अंदाज से रमेशर अचानक रुक गया, बिना कुछ कहे, बस रुक गया। हर्ष ने पूछा कि क्या हुआ। रमेशर ने लालटेन नीचे की। थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भैया एक बात सुनो। हर्ष रुका, सुना। यहाँ से आगे का रास्ता, अगर कोई आवाज आए किसी भी तरह की, तो पीछे मत मुड़ना और जवाब मत देना, बस चलते रहना मेरे पीछे। हर्ष ने हंसने की कोशिश की। अरे क्यों, क्या यहाँ? रमेशर ने जवाब नहीं दिया, बस आगे चल दिया। हर्ष ने बाद में सोचा कि उस लम्हे उसे क्या महसूस हुआ था। डर नहीं, अभी तक नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता। गांव के रास्तों पर ऐसी बातें होती हैं, बुजुर्ग लोग टोटके बताते हैं, अंधविश्वास होते हैं। रमेशर शायद पुराने ख्यालात का आदमी होगा। उसने सोचा ठीक है, देखते हैं। आगे बढ़ा। रास्ता अब और भी संकरा हो गया था। दोनों तरफ झाड़ियां थी, बीच बीच में बड़े पत्थर। जमीन थोड़ी नम थी, शायद पास से कोई नाला था। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। हर्ष को ठंड लग रहे थे और थकान भी। ट्रेन का लंबा सफर, सिर्फ ये पैदल। उसका मन था कि जल्दी पहुंचे और एक चारपाई मिले। तभी आवाज आई। पहले हर्ष को लगा कि हवा है। जंगल में हवा जब पत्तों से गुजरती है तो कभी कभी अजीब आवाजें बनाती है, लेकिन ये हवा नहीं थी, ये आवाज थी, एक औरत की आवाज, और वो नाम ले रहे थे, हर्ष, ओ हर्ष।
धीमी आवाज थी, दूर से लेकिन साफ, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई थका हुआ हो और बड़ी मुश्किल से आवाज निकाल रहा हो। हर्ष के कदम रुके। रमेसर ने बिना पलटे बस इतना कहा, चलते रहो। हर्ष चला, लेकिन उसकी पीठ पर एक सिहरन थी। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी करीब, हर्ष यहाँ आओ। और अब उसने आवाज पहचानी। वो सुमन की आवाज थी, बिल्कुल वैसी, वही लहजा, वही खिंचाव जब वो थकी होती है और बुलाती है। हर्ष का दिल एक लम्हे के लिए रुका, फिर कुछ और हुआ। उसके पांव खुद ब खुद रुकने लगे, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ पीछे खींच रहा हो। उसने जोर लगाया, आगे बढ़ा। रमेसर की पीठ उसके सामने थी। वो चल रहा था, लालटेन हिल रहे थे। आवाज तीसरी बार आई, इस बार बिल्कुल पास, जैसे किसी ने कान के पास झुककर फुसफुसाया हो, हर्ष पीछे देखो। उस लम्हे हर्ष ने जो किया उसे वो खुद नहीं समझ पाया। उसने पीछे नहीं देखा। बाद में उसने सोचा क्यों नहीं देखा, डर से, रमेसर की बात माने इसलिए, या कुछ और, कोई भीतरी आवाज जो कह रही थी कि मत देखो। जो भी हो, वो नहीं देखा, बस आगे चलता रहा। कदम तेज कर दिए, इतने तेज कि लगभग रमेसर से टकराने वाला था। आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। आवाज पहले फीकी पड़ी, फिर धुंधली, फिर गायब। जंगल का सन्नाटा वापस आ गया। हर्ष के माथे पर पसीना था। दिसंबर की रात में जब ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। रमेसर ने एक बार भी पीछे नहीं देखा, चलता रहा, लालटेन थामे। कोई 10 मिनट बाद जंगल खत्म हुआ, रास्ता खुला, दूर खेत दिखे और खेतों के पार एक गांव की रोशनी, धुंधली पीली लेकिन थी। हर्ष ने एक लंबी सांस ली। रमेसर रुका, पलटा। पहली बार हर्ष ने उसका चेहरा ठीक से देखा, लालटेन की रोशनी में। बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा। चेहरे पर गहरी लकीरें थी, आंखें थोड़ी धंसी हुई, लेकिन आंखों में कुछ था, एक जानकारी, एक पुरानी थकान जो उम्र से नहीं बल्कि किसी और चीज से आती है। उसने कहा, घर आ गया, और आगे बढ़ गया। सुमन के चाचा का घर बड़ा था, देहाती किस्म का, कच्ची दीवारें लेकिन चौड़ा आंगन। शादी की रौनक थी, औरतें गा रही थी, तेल की डबरियां जल रही थी, कहीं से हल्दी की महक आ रहे थे। हर्ष को देख सुमन दौड़ी आई। उसका चेहरा थका हुआ था लेकिन खुश था। हर्ष ने उसका हाथ थाम लिया। ठंडा था मगर जिंदा था। उसने कहा, कोई रमेसर था, वो लेने आया था। सुमन ने माथे पर बल डाले। रमेसर? कौन रमेसर? चाचा जी ने भेजा था ना लेने को। सुमन ने अजीब नजरों से देखा। हर्ष, चाचा जी ने किसी को नहीं भेजा, हमें पता ही नहीं था कि तुम आज आ रहे हो। मैंने कल सुबह आने के लिए बोला था, रास्ता तो तुम्हें पता ही है। हर्ष चुप हो गया। और रमेसर? सुमन की आवाज धीमी हो गई। रमेसर? वो तो चाचा जी के पुराने नौकर थे, 3 साल पहले गुजर गए। उस रात हर्ष सो नहीं पाया। घर के बाहर ठंडी हवा थी, दूर जंगल था, और उस जंगल में, उस पगडंडी पर कहीं वो आवाज थी अभी भी, हर्ष पीछे देखो।
अगले दिन सुबह जब शादी की तैयारियां अपने शबाब पर थीं और हर्ष चाय की प्याली हाथ में लेकर आंगन में बैठा था, तब उसकी मुलाकात घर के एक बुजुर्ग से हुई। सुमन के नाना 90 के पार, कमर झुकी हुई लेकिन आंखें अभी भी तेज। हर्ष ने धीरे से, जैसे कोई शर्म की बात हो, रात का किस्सा सुनाया। बुजुर्ग ने पूरी बात सुनी, बीच में एक बार भी नहीं टोका। फिर बोले, रमेश सर था। हर्ष ने कहा, लेकिन वो तो। हाँ, 3 साल हुए। बुजुर्ग ने चाय की चुस्की ली। लेकिन वो रास्ता जानता था, और जो उस रास्ते से गुजरता है अकेला रात को, उसे कोई और भी जानता है। हर्ष ने पूछा, कौन? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखा जिधर जंगल था। फिर बोले, तुमने पीछे नहीं देखा, ये अच्छा किया। जिसने देखा वो कभी ठीक से बता नहीं पाया, कुछ तो बताया ही नहीं। हर्ष ने एक बार और पूछने की कोशिश की। बुजुर्ग ने हाथ उठाया, बस। कुछ बातें समझने के लिए नहीं होती बेटा, बस मानने के लिए होती हैं। शादी हुई, बारात आई, नाच गाना हुआ। हर्ष ने खाना खाया, मुस्कुराया, पुरानी कैमरा से तस्वीरें खिंचवाईं। लेकिन उसकी नज़र बार बार उस तरफ जाती थी, जंगल की ओर, जो दिन में हरा भरा और मामूली दिखता था। रात को जब सब सो गए, हर्ष जागता रहा। उसके कान उस आवाज़ को ढूंढते रहे। सुमन की आवाज़ में लिपटी, उसका नाम लेती, उसे पीछे बुलाती। लेकिन इस बार कुछ नहीं आया। शायद जंगल संतुष्ट था, शायद उसने जो चाहा वो मिला नहीं। हर्ष वर्मा आज भी अगर कभी देर रात किसी सुनसान जगह से गुजरे और पीछे से कोई आवाज़ आए तो पलटता नहीं, चाहे कोई भी नाम ले, चाहे कितनी भी जानी पहचानी आवाज़ हो। क्योंकि उसने एक बात सीखी थी उस रात, जो चीज़ तुम्हें पीछे देखने पर मजबूर करे, वो यही चाहती है कि तुम देखो, और जब तुम देखते हो वो मिल जाती है। उस जंगल के बारे में बाद में किसी ने बताया था, वहाँ बरसों पहले एक हादसा हुआ था। किसी की जान गई थी उस रास्ते पर रात को अकेले। जो गया था वो भी किसी की आवाज़ सुनकर पलटा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हरीराम के हाथों में एक अजीब किस्म का खुरदरापन था। वो खुरदरापन जो सिर्फ उन लोगों के हाथों में आती है जो जिंदगी भर लकड़ी उठाते हैं या लाशें। हरीराम दोनों उठाता था। पिछले 22 साल से वो गंगापुर के शमशान घाट पर डोम का काम करता था। उसके बाप ने यही काम किया था। उसके बाप ने भी, जाति ने तय कर दिया था कि इस खानदान का रिश्ता मौत से रहेगा हमेशा। वो इस बात से ना नफरत करता था ना मोहब्बत, बस करता था। मार्च 2021 का महीना था। कोरोना की दूसरी लहर किसी बाढ़ की तरह आई थी। बिना बताए, बिना रुके, अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, और शमशान में जगह नहीं थी। हरीराम को याद है वो दिन जब पहली बार उसने देखा था कि घाट पर 3 चिताएं एक साथ जल रही थी। उसने सोचा था कि ये नहीं देखा था पहले। फिर हफ्ते भर बाद 5 चिताएं जली, फिर 8,
फिर एक रात तो गिनता ही रह गया 11 इंसान एक रात में। रात के 2 बजे तक वो घाट पर रहता, कभी कभी 3 बज जाते। उसकी बीवी रमा देवी दरवाजे पर बैठकर माला जपती जब तक कि वो घर ना आ जाए। उसने एक बार कहा था, इतनी रात को मत रुका करो। हरिराम ने जवाब नहीं दिया था। क्या जवाब देता? लाश को तो कोई खड़ी देख कर नहीं आती। उन दिनों एक और मुश्किल थी, लावारिस लाशें। पहले कभी कभार उसे लावारिस लाश आती थी, कोई भिखारी, कोई अनजान मुसाफिर। लेकिन कोरोना के वक्त तो जैसे रिश्ते भी मर गए थे। लोग अपनों को छोड़कर भाग रहे थे, बेटे बाप को नहीं उठा रहे थे, बहनें भाई का मुंह नहीं देख रहे थे। डर इतना बड़ा था कि मोहब्बत उसके सामने बौनी पड़ गई थी। ऐसी लाशों को हरिराम जलाता था। नगर पालिका का एक आदमी आता, कागजात दे जाता और हरिराम अकेले उस लाश को मुक्ति गण देता। कोई मंत्र नहीं, कोई रोना धोना नहीं, बस आग और लकड़ी और धुआं। हरिराम ने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसके लिए हर लाश बराबर थी, अमीर हो या गरीब, जाना सबको यही था। लेकिन उन दिनों कुछ था जो उसे अंदर से बेचैन कर रहा था, एक अजीब सी उदासी जो धुएं की तरह उसके भीतर भर रहे थे। वो अमावस की रात थी, अप्रैल का आखिरी हफ्ता। चांद नहीं था आसमान में, बिल्कुल नहीं। अंधेरा इतना गाढ़ा लग रहा था, आसमान ने जैसे काली चादर ओढ़ ली हो। घाट पर सिर्फ 2 मशाले जल रहे थे और उनकी रोशनी में हरिराम की परछाई कांपती रहती थी। उस रात घाट पर पहले से 2 चिताएं जल चुकी थीं। हरिराम थका हुआ था, उसके पैर दर्द कर रहे थे। वो एक पुरानी टूटी कुर्सी पर बैठकर बीड़ी सुलगा रहा था कि नगर पालिका की एक एम्बुलेंस आई। देर हो चुकी थी, रात के कोई 11:15 बजे होंगे। एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर उतरा, उस पर एक लाश थी, सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई। साथ में एक सरकारी आदमी था जिसने मास्क के ऊपर से ढकी हुई आंखों से हरिराम को देखा और कागजात थमा दिए। लावारिस है, जवान लड़का, कोरोना से गया, पहचानने वाला भी कोई नहीं। हरिराम ने कागजात लिए। नाम लिखा था विकास, उम्र 24 साल, पता था किसी दूसरे शहर का, बस इतना। एम्बुलेंस चली गई। हरिराम अकेला रह गया घाट पर उस लाश के साथ। अमावस की रात में उसने सफ़ेद कपड़ा थोड़ा हटाया, जैसा वो हमेशा करता था, पहचान के लिए। लड़के का चेहरा था, सुंदर चेहरा, गेहुआ रंग, पतले होंठ, आंखें बंद, बालों में थोड़ी सी लट माथे पर गिरी हुई थी। हरिराम ने एक पल रुक कर उसे देखा। 24 साल। उसका अपना बेटा रामू भी तो 22 साल का था, उसी उम्र का, इसी तरह के बाल, इसी तरह का माथा। उसने जल्दी से कपड़ा वापस ढक दिया। भावनाएं और काम दोनों एक साथ नहीं चलते, यही उसने अपने बाप से सीखा था। लकड़ियां सजाने लगा। चिता तैयार हुई तो रात के 12 बज चुके थे। घाट के पास बहने वाली नदी, वो छोटी सी नदी जिसका नाम कभी किसी नक्शे पर नहीं था, उस रात बिल्कुल शांत थी। पानी में कोई हलचल नहीं, जैसे नदी भी सांस रोक कर बैठी हो। हरिराम ने आग लगाई। लकड़ियां धीरे धीरे जलने लगीं। धुआं उठा, काला, भारी। हरिराम थोड़ी दूर बैठ गया। उसे वहां रहना था
जब तक पूरी तरह चिता जल ना जाए। बीड़ी सुलगाई और तभी उसने महसूस किया, पहले उसे लगा शायद हवा है, वो अजीब सी सरसराहट जो कभी कभी नदी के किनारे आती है, लेकिन हवा नहीं थी, पत्ते नहीं हिल रहे थे, मशाल की लौ सीधी जल रहे थे। फिर वो सरसराहट कहाँ से आ रहे थे? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घाट की सीढ़ियां, पीपल का पुराना पेड़, टूटी दीवार और अंधेरा। बस पागल हो रहा हूं, थकान है। वो चिता की ओर मुड़ा और रुक गया। चिता पर जो लाश थी, वो लाश का पांव वो कपड़े से बाहर निकल आया था। हरिराम ने उसे ठीक से ढका था, उसे याद था। फिर उसने पांव को वापस ढका, हाथ थोड़ा कांपा। उसने खुद को झिड़का, हाथ कांप रहा है ये देख, 22 साल हो गए अब कांपना। वो जाकर वापस बैठ गया। 12:20। चिता ठीक से जल रहे थे। हरिराम की आंखें भारी होने लगी थीं। उसने एक बार उठकर चिता को देखा, सब ठीक था। वो वापस मुड़ा और उसके कदम थम गए। घाट की सीढ़ियों पर कोई बैठा था, एक आकृति सफेद कपड़ों में। हरिराम का दिल एक धड़कन के लिए रुका। फिर उसने जोर से खुद को समझाया, कोई इंसान होगा, कोई देर से आया होगा किसी के अंतिम दर्शन को। ऐसा होता था कभी कभी, लोग रात को भी आते थे। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। मशाल की रोशनी वहां तक पहुंचती नहीं थी। अंधेरे में वो आकृति धुंधली थे, लेकिन थे। हरिराम को यकीन था। वो आगे बढ़ा, 1 कदम, 2 कदम, और आकृति गायब हो गई। हरिराम वहीं खड़ा रह गया। सीढ़ियां खाली थी, कोई नहीं था। नीचे नदी में कोई छप की आवाज नहीं, पीछे भागने की कोई आहट नहीं, बस गायब। उसने गहरी सांस ली। तब उसे पहली बार सच में डर लगा। डोम को डर नहीं लगता, यही कहते हैं लोग। मौत के साथ रोज का वास्ता है इनका। लेकिन हरिराम उस वक्त जानता था कि ये बात झूठ है। डर सबको लगता है, डोम को भी, बस वो उसे दबाना सीख जाते हैं। उस रात वो दब नहीं रहा था। वो वापस चिता के पास आया और देखा, चिता आधी जली थी, लेकिन ऊपर का हिस्सा जहां सिर था, वहां की लकड़ियां अजीब तरह से बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने हटाई हो। हरिराम ने लकड़ी उठाकर उन्हें वापस सजाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नोटिस किया और हाथों को मुट्ठी बांध कर रोका। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी धीमी कि शायद आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा थी। लेकिन हरिराम को लगा जैसे किसी ने कहा हो, ठंड लग रही है। वो पलटा नहीं, वो डरा हुआ था, लेकिन उसने पलटने से इनकार किया। एक पुरानी बात याद आई जो उसके बाप ने कही थी, घाट पर अगर कभी अजीब लगे तो पलटो मत, जो नहीं देखा वो है ही नहीं। हरिराम ने आंखें बंद की और राम का नाम लिया। वो नास्तिक था, या कम से कम ऐसा सोचता था, लेकिन उस रात राम का नाम होठों पर अपने आप आ गया। 1 बजा। चिता आधे से ज्यादा जल चुकी थी। हरिराम बैठा था, घुटने छाती से लगाए, आंखें खुली, नींद कोसों दूर थी। तभी उसे कुछ दिखा। चिता की आग में उन लपटों के बीच एक चेहरा था। बस एक पल के लिए वही चेहरा, गेहुआ रंग, पतले होंठ, माथे पर गिरी लट, विकास का चेहरा।
हरिराम ने आंखें मली। आग में आकृतियां दिखना ये थकान का असर होता है, वो जानता था। आग में झांकते रहें तो दिमाग शक्लें बनाने लगता है। उसने पहले भी ऐसा देखा था, लेकिन उस चेहरे की आंखें वो खुली थीं और हरिराम को देख रहे थे। हरिराम खड़ा हो गया। उसने मुंह फेर लिया। वो घाट की दीवार की तरफ चला गया और वहां खड़े होकर दूसरी तरफ देखता रहा। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं। 5 मिनट वो खड़ा रहा। फिर उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है, बिल्कुल पीछे, इतने करीब कि अगर वो कोई इंसान होता तो हरिराम उसकी सांसें महसूस कर सकता था। लेकिन सांसें नहीं थी, कोई गर्माहट नहीं थी, बस एक मौजूदगी थी, ठंडी, खामोश। हरिराम ने दांत भींचे। वो पलटा। वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन दीवार पर, वो पुरानी सफ़ेद वाली दीवार पर एक हथेली का निशान था, जैसे किसी ने गीली हथेली दीवार पर रखी हो। निशान ताज़ा था। हरिराम ने उसे छुआ। ठंडा था, गीला था। हरिराम वहाँ से पीछे हट गया। उसके बाद जो हुआ वो हरिराम ने कभी किसी को पूरा नहीं बताया, जितना उसने बाद में रमा देवी को बताया। वो बस इतना था कि रात को उसे कुछ कुछ महसूस हुआ। रमा देवी ने पूजा करवाई, पंडित बुलाया और बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन असल बात ये थी, रात के करीब 1:30 बजे, जब चिता लगभग जल चुकी थी, जब हरिराम चिता के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था, तो उसने एक आवाज़ सुनी थी। इस बार साफ, इतनी साफ कि वो सपना नहीं था, थकान नहीं थी, वहम नहीं था। आवाज़ एक जवान लड़के की थी। उसने कहा, मेरी माँ को बताना। बस इतना। हरिराम के पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ गया। वो वहीं खड़ा रहा, पत्थर की तरह, हिला नहीं, बोला नहीं। और फिर वो आवाज़ दोबारा नहीं आई। सुबह के 4 बजे, जब चिता की राख ठंडी होने लगी, हरिराम घर की तरफ चला। रास्ते में उसके कदम भारी थे। वो रात भर जो डरा था, जो कांपा था, वो सब अब उसे याद था। लेकिन उस आवाज़ के बारे में वो सोचता रहा। मेरी माँ को बताना, क्या बताना कि वो मर गया? वो तो जानती होगी, या शायद नहीं जानती थी। कोई आया नहीं था, कोई मिला नहीं था। हरिराम के पास तो बस एक कागज़ था, जिस पर नाम था, उम्र थी और एक पता था। उस दिन सुबह हरिराम ने कुछ किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो नगर पालिका के दफ्तर गया। उसने उस लड़के का पूरा कागज़ मांगा। वो आदमी हैरान हुआ, डोम ऐसे कागजात क्यों मांगेगा? लेकिन हरिराम ने कहा कि बस देखना है। कागजात मिले। उसमें एक पता था, किसी दूसरे जिले का। हरिराम ने वो पता अपनी जेब में रख लिया। 3 दिन बाद हरिराम ने अपने ज़िंदगी में पहली बार किसी अजनबी के लिए बस का सफ़र किया। वो उस पते पर पहुंचा। एक छोटी सी गली में एक छोटा सा घर। दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी, आंखें सूजी हुई। उसने हरिराम को देखा। हरिराम ने कुछ नहीं कहा पहले, बस खड़ा रहा। फिर वो औरत ने, जैसे वो पहले से जानती हो, जैसे किसी ने उसे पहले ही बता दिया हो, धीरे से पूछा, विकास का कोई हो तुम? हरिराम के गले में कुछ अटक गया। उसने सिर हिलाया।
जी हाँ। झूठ था, सच भी था। वो वहाँ 2 घंटे रहा। उसने बताया कि विकास ने किसी तकलीफ में दम नहीं तोड़ा, आराम से गया। अकेला नहीं था, ये झूठ था, लेकिन कुछ झूठ ज़रूरी होते हैं। औरत रोई, बहुत रोई। हरिराम चुप बैठा रहा। उसे रोना नहीं आया, उसे कभी नहीं आता था, लेकिन उसकी आंखें भारी थीं। जाते वक्त उस औरत ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटे, तुमने आकर बहुत बड़ा अच्छा किया। मुझे बड़ी बेचैनी थी, जैसे विकास को चैन नहीं था। अब शायद वो रुके, अब शायद उसे भी चैन मिलेगा। हरिराम उस रात वापस घर पहुंचा। रमा देवी ने खाना परोसा। खाते खाते हरिराम ने एक बार ऊपर देखा, छत की तरफ, जैसे किसी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। किसका, वो नहीं जानता था। उस रात वो सोया, पहली बार उन दिनों में ठीक से सोया। कोई आवाज़ नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई ठंडी मौजूदगी नहीं, बस एक गहरी भारी काली नींद। कोरोना की वो लहर धीरे धीरे थमी। शमशान में 11 की जगह फिर से 3-4 लाशें आने लगीं। कहने में ही एक अजीब सी बात है, जैसे कम लाशें आना राहत की बात हो। हरिराम का काम वही रहा, लकड़ी, आग, धुआं, राख। लेकिन उसके बाद से उसने एक काम और शुरू किया। जब भी कोई लावारिस लाश आती, वो उसके कागजात ध्यान से पढ़ता, पता होता तो नोट कर लेता, और जब कभी मौका मिलता, छुट्टी के दिन, त्योहार के बाद, वो उस पते पर जाता, बताता। जो बता सके वो। लोग हैरान होते हैं, पूछते हैं, तुम कौन हो, क्यों आए? हरिराम के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो बस कहता, गंगापुर से हूँ, बस आना था। किसी ने उसे कभी नहीं समझा। उसने खुद को भी पूरी तरह नहीं समझाया। बस उस अमावस की रात के बाद से उसे एक बात पता थी कि कुछ बातें सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। कुछ काम मुर्दे भी करवाते हैं, और कुछ आवाज़ें आग में भी सुनाई दे जाती हैं। गंगापुर का वो शमशान आज भी है। हरिराम आज भी वहाँ काम करता है। उसके हाथ और खुरदरे हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन हर अमावस की रात जब घाट पर वो अकेला होता है, वो एक काम ज़रूर करता है। चिता जलाने से पहले एक पल रुकता है, हाथ जोड़ता है और धीरे से कहता है, जाओ, चैन से जाओ, और अगर कोई बात हो तो बताना। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, या शायद हमेशा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।